तो इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में आप कह सकते हैं एक खौफ का माहौल है। मतलब आसमान से कभी भी कहीं भी मौत बरस सकती है। लेकिन जानते हैं, इस सारी अफरत तफरी के बीच एक बहुत बड़ा, बहुत ही अजीब सा पैराडॉक्स है। देखिए, एक तरफ है ईरान, जिसने अभी अभी अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया, 40 से ज्यादा टॉप कमांडरों का सफाया हो चुका है और जिसकी एयरफोर्स मतलब वायुसेना लगभग तबाह हो चुकी है। और फिर दूसरी तरफ वही ईरान है जो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? मतलब अगर आप सिर्फ कागज पर देखें तो ईरान के लिए ये जंग जीतना नामुमकिन था, बिल्कुल इम्पॉसिबल। लेकिन जो हकीकत है, जो असलियत में हो रहा है, वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अच्छा, इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, कागज पर तस्वीर क्या है? बिल्कुल साफ। ईरान के सुप्रीम लीडर असैसिनेट हो चुके हैं। 40 से ज्यादा टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। उनकी एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मतलब ईरान तो घुटनों पर होना चाहिए था, है ना? लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में यही ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर, उनके जहाज़ों पर और उनके सहयोगियों पर एक के बाद एक विनाशकारी हमले कर रहा है। और तो और दुनिया की तेल सप्लाई को भी बाधित कर चुका है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ईरान ये कर कैसे रहा है। मतलब एक देश जो कागज पर इतना कमजोर दिख रहा है, वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर के खिलाफ इतना बड़ा पलटवार कैसे कर पा रहा है। तो चलिए इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ईरान की इस कामयाबी के पीछे कोई जादू टोना नहीं है। इसके पीछे है एक बहुत ही सोची समझी, एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी। तो आइए देखते हैं कि ईरान की ये त्रिआयामी रणनीति, ये थ्री प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। तो ईरान की इस रणनीति के 3 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला, अमेरिका के जितने भी मिलिट्री एसेट्स हैं जैसे बहरीन, कुवैत, यूएई और इराक में, उन पर सीधे अटैक करो। दूसरा, होर्मुज की खाड़ी जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, वहां से जाने वाले तेल टैंकरों पर हमला करो। इससे क्या होगा? पूरी दुनिया की तेल सप्लाई रुक जाएगी। और तीसरा, यूएई जैसे जो अमेरिकी सहयोगी देश हैं, उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाओ ताकि वो डरकर अमेरिका पर सीज फायर के लिए दबाव डाले। बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, कोई कागजी प्लान नहीं है। ये सब असल में जमीन पर हो रहा है। बहरीन में जो अमेरिका का नेवल बेस है, उस पर बार बार हमले हुए। इराक के अर्बिल में अमेरिका का पूरा गोला बारूद का डिपो तबाह कर दिया गया। दुबई के होटलों और एयरपोर्ट्स को हिट किया गया। अरे हद तो तब हो गई जब कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी और साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर भी हमले हुए। और तो और ईरान ने तो ये तक दावा कर दिया कि उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी मिसाइल से हमला किया है। और इस पूरी रणनीति का असर फौरन देखने को मिला। जैसे ही तेल सप्लाई पर हमले हुए, एक ही दिन में, सिर्फ एक दिन में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 13% तक उछल गईं और इसने दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, स्ट्रैटेजी बना ली, पर उसे इतने सक्सेसफुली लागू कैसे किया? यहीं पर एंट्री होती है ईरान के असली गुप्त हथियार की। और ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक पूरी मिलिट्री फिलॉसफी है, एक पूरी सैन्य विचारधारा है। तो ईरान का ये असली सीक्रेट वेपन है मोसियाक डिफेंस सिस्टम। अब ये है क्या? ये आईआरजीसी ने 2005 में एक सिस्टम बनाया था जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब उन्होंने पूरे देश को 31 खुद मुख्तार ऑटोनोमस यूनिट्स में बांट दिया है और हर यूनिट को ये पावर दी गई है कि वो अपने आप स्वतंत्र रूप से गुरिल्ला स्टाइल में ऑपरेशन कर सकती है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सेंट्रल कमांड को खत्म भी कर दिया जाए तो भी देश लड़ाई जारी रख सकता है। हर हिस्सा अपने आप में एक छोटी सेना है। तो एक तरफ तो है ये मोसियाक सिस्टम, और इसके साथ साथ ईरान की जो दूसरी सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका मिसाइल प्रोग्राम। एक अंदाजे के मुताबिक ईरान के पास करीब 2000 से 2500 ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। मतलब मिडिल ईस्ट में ये सबसे बड़े और सबसे ताकतवर मिसाइल आर्सनल्स में से एक है। और देखिए, ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है कि उनके पास कितनी मिसाइलें हैं, क्वालिटी भी जबरदस्त है। ईरान के शस्त्रागार में फतह सीरीज जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। मतलब ये आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेज जा सकती हैं। सोचिए जरा। इसके अलावा खुर्रम शहर 4 जैसी एडवांस्ड, मोबाइल और एकदम सटीक मिसाइलें भी हैं और रेंज 2500 किलोमीटर्स तक, जिसका मतलब है कि इस पूरे रीजन में अमेरिका का कोई भी बेस इनकी पहुंच से बाहर नहीं है। अब एक और चीज है जो इन मिसाइलों को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है, और वो है डिकॉय स्वॉर्म टेक्नोलॉजी।
ये बहुत ही चालाक टेक्नोलॉजी है। होता क्या है कि जब एक मिसाइल अपने टारगेट के पास पहुंचती है तो वह अपने जैसे दिखने वाले कई छोटे छोटे नकली रेप्लिका छोड़ देती है। अब ये जो पूरा झुंड होता है, ये पेट्रियट और एरो 3 जैसे बहुत एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी कंफ्यूज कर देता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि असली मिसाइल कौन सी है, और नतीजा, असली मिसाइल को रोकना लगभग नामुमकिन और बहुत बहुत महंगा हो जाता है। तो ईरान की इस अनअपेक्षित, इस शॉकिंग कैपेबिलिटी ने अमेरिका और इजराइल के सारे शुरुआती अंदाजों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या ये उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी, एक मेजर अमेरिकन मिस्टेक? देखिए, अमेरिका का जो शुरुआती प्लान था वो एक क्विक विक्ट्री का प्लान था। उन्हें लगा कि एक तेज हमला करेंगे, ईरान की लीडरशिप का सफाया कर देंगे और ईरान जल्दी ही सरेंडर कर देगा। कुछ वैसा ही जैसा उन्होंने वेनेजुएला में करने की कोशिश की थी, लेकिन ये प्लान पूरी तरह से एब्सोल्युटली फेल हो गया। तो अमेरिका ने कहाँ गलती की? उनके गलत अनुमान बिल्कुल साफ नजर आते हैं। पहला, उन्होंने सोचा कि सिर्फ हवाई हमलों से, एयर स्ट्राइक से ही रिजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, यहाँ जमीनी फौज चाहिए। दूसरा, उन्होंने माना कि टॉप लीडरशिप को खत्म करते ही ईरान बिखर जाएगा। लेकिन वो मोसियाक सिस्टम को तो भूल ही गए, जिसने लड़ाई जारी रखी। और शायद सबसे बड़ी भूल, उन्हें लगा कि ईरानी लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ उठ खड़े होंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इस हमले ने शायद ईरानियों को अपनी सरकार के साथ और भी ज्यादा एकजुट कर दिया। एक अमेरिकी डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट ने इस गलती को बहुत ही सटीक शब्दों में समझाया है। उन्होंने कहा, ये ऐसा ही है जैसे लेंट के दौरान पोप की हत्या कर दी जाए। सोचिए, रमज़ान के पाक महीने में आयतुल्ला खामेनी जैसे सबसे बड़े शिया धार्मिक नेता की हत्या करना, ये एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक भूल थी। इसने अनगिनत लोगों में गुस्सा भर दिया। तो आयरनी देखिए, विडंबना देखिए। जिस हमले का मकसद ईरान की हुकूमत को उखाड़ फेंकना था, उसी हमले ने शायद अनजाने में उसे और भी मजबूत कर दिया। इस बाहरी खतरे ने ईरानी लोगों को और उनकी लीडरशिप को शायद एकजुट होने का एक बहुत बड़ा कारण दे दिया। और ये सब हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, ये युद्ध शुरू किया गया था रिजीम चेंज के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए। लेकिन अब सवाल ये है कि इस युद्ध के बाद रिजीम चेंज होगा कहाँ? ईरान में या फिर अमेरिका में?